हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। स्वागत है आपका अपने इस चैनल इग्नो गाइडेंस में। आरती, चलिए आज का जो वीडियो है इसमें देख लेते हैं। आज की वीडियो में BHIC 133 ले लेते हैं, ब्लॉक 3 और यूनिट 11 ग्रामीण समाज। ठीक है, ओके राइट। तो आज यूनिट 11 में ग्रामीण समाज ले लेते हैं, देख लेते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिल्ली सल्तनत कालीन कृषि व्यवस्था उत्पादन है, फिर 13वीं से 24वीं शताब्दियों में कृषि संबंध, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन 13वीं से 14वीं शताब्दी में कृषि संबंध के बारे में कृषि से पूछ सकता है। ठीक है ना, ओके। और कृषि उत्पादन मुगल कालीन और मुगल कालीन फसलें कौन कौन सी हैं, एक बार शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था मुगल कालीन फसलों के बारे में। ठीक है, चलिए फिर शुरू कर देते हैं। इसके पहले तो हम मुगल काल के बारे में पढ़ चुके हैं, राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन अब चलिए थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं दिल्ली सल्तनत कालीन कृषि उत्पादन क्या था। ठीक है ना, ओके। देखिए, 13वीं 14वीं शताब्दी में जो 13वीं से 14वीं शताब्दी थी, इसमें भूमि और व्यक्ति का अनुपात बहुत अनुकूल था। मतलब कि काफी मात्रा में भूमि उपलब्ध थी और उस पर कृषि करने वालों की संख्या कम थी। यानी कि खेत किस जो जमीन थी वो ज्यादा थी और खेती करने वाले कम लोग थे। ठीक है ना, 1200 के आसपास भारत की जनसंख्या 1800 की तुलना में काफी कम थी। परंतु ये कितनी कम थी इसके विषय में कोई भी जानकारी नहीं कि जनसंख्या कितनी थी। अब कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक ग्रंथों से हमें पता चलता है। और 16वीं शताब्दी की तुलना में 13वीं से 14वीं शताब्दी में काफी कम क्षेत्र बसे हुए थे और गंगा यमुना के दोआब के अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र में भी काफी बड़े बड़े जंगल और चारागाह फैले हुए थे, यानी जंगल हुआ करते थे। ठीक है, और 13वीं शताब्दी में सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली और बदायूं के बीच यात्रियों को बाघों द्वारा परेशान करने का विवरण दिया गया है। बर्नी ने बताया कि 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में इतने घने जंगल थे कि बड़ी संख्या में किसानों ने सुल्तान की सेना से बचने के लिए यहाँ शरण ले ली थी। यहाँ तक कि बाबर के समय में भी मध्य भारत के जंगलों में कालपी और कानपुर के दक्षिण में यमुना के बेड़ों के पार हाथी घूमा करते थे। ठीक है, तो इसलिए कृषि भूमि के यानी भूमि के टुकड़ों पर नियंत्रण की अपेक्षा ऐसे व्यक्तियों पर नियंत्रण महत्वपूर्ण था जो कृषि करते थे। ठीक है ना, इस स्थिति का कृषि संबंधों पर प्रभाव हम जो है अध्ययन करेंगे। इसमें कृषि व्यवस्था को समझने के लिए भूमि और व्यक्ति का अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है और भूमि के अनुकूल अनुपात होने का तात्पर्य कृषि काफी व्यापक थी, खेती बहुत ज्यादा की जाती थी। और विस्तृत कृषि का सीधा और सरल अर्थ यह है कि कृषि उत्पादन के बढ़ने का तात्पर्य अधिक भूमि पर फसल बोना, और जबकि दूसरी ओर सघन खेती का अर्थ कृषि योग्य भूमि का न बढ़ना बल्कि उसकी सीमित उपलब्ध भूमि पर अधिक निवेश द्वारा अधिक फसल पैदा करना। तो दो चीजें यहाँ पे निकल के आई, यानी कि उस वक्त जो था जमीन बहुत ज्यादा थी, उस पर खेती करने के लिए कृषि करने के लिए लोग कम थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो भूमि के अनुकूल एक अनुपात होना चाहिए यहाँ पर बराबर था, यानी कृषि काफी व्यापक थी, बहुत ज्यादा में खेती की जाती थी। जो खेती की जाती थी वो विस्तृत कृषि का सीधा और सरल अर्थ है। तो विस्तृत कृषि का विस्तृत खेती का मतलब क्या होता था कि कृषि उत्पादन के बढ़ने का तात्पर्य था, यानी कृषि उत्पादन ज्यादा होता था। ठीक है ना, और अधिक भूमि पर फसल बोना, और अधिक भूमि पर फसल बोई जाती थी क्योंकि जमीन ज्यादा होती थी। और जबकि दूसरी ओर सघन खेती का मतलब क्या होता था कि कृषि योग्य जो भूमि थी वो नहीं बढ़ रही थी, वो उतनी की उतनी ही थी, बल्कि उस सीमित उपलब्ध भूमि पर अधिक निवेश द्वारा अधिक फसल पैदा करना होता था। ठीक है ना, तो यह निवेश अधिक मजदूर अधिक हल, निवेश का मतलब उसमें इन्वेस्ट करना। उसमें क्या क्या चीजें की जाती थी कृषि में, तो देखिए सबसे पहले मजदूर की जरूरत होती थी। फिर अब खेती किससे की जाएगी, तो हल के माध्यम से खेती की जाती थी। खाद वगैरह की जरूरत पड़ती थी, अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता पड़ती थी, तो ये साधनों के रूप में हुआ करते थे। ठीक है ना, पहले तो कृषि योग्य भूमि की काफी मात्रा में उपलब्ध होने से दिल्ली सल्तनत में कृषि बहुत विस्तृत थी और बड़ी मात्रा में कृषि योग्य भूमि, अतिरिक्त भूमि और खाली पड़ी भूमि का अर्थ था पशुओं के लिए काफी चारागाह उपलब्ध थे। अब सीधी सी बात है, जो जमीन खाली पड़ी जहाँ जंगल है तो वहां पे चारागाह तो होंगे, जो जानवरों के लिए पशुओं के लिए बहुत जरूरी होता था। ठीक है ना, तो अफीम के अनुसार दोआब में कोई भी गांव ऐसा नहीं था जहां पशुपालन ना हो, और इन पशुपालकों को खरक कहा जाता था। बैलों की संख्या इतनी अधिक थी कि ढोने के लिए अनाज और अन्य सामान बैलगाड़ी की बजाय बैलों के ऊपर लाद कर लिए जाया करता था। ठीक है, ले जाया करता था। तो ये हमने अभी देखा दिल्ली सल्तनत कालीन कृषि उत्पादन कैसा था। ठीक है ना, ओके। आप और देखेंगे क्योंकि अब इसको टॉपिक में बांटेंगे, फसलें तथा अन्य कृषि उत्पादन दिल्ली सल्तनत कालीन कैसा था। ठीक है ना,
पहले हमने राजस्व का देखा उस यूनिट में 10 में, 11 में हम अब कृषि का देखेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की कृषि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता किसानों द्वारा बड़ी संख्या में फसलें उगाना था। ठीक है, ओके। और दक्षिण चीन के अतिरिक्त विश्व के किसी अन्य भाग में इतनी बड़ी संख्या में फसलें नहीं उगाई जाती थी। हमारा राज्य बताइए दक्षिण तक फैला हुआ था, अगर आज वो हमारे पास होता तो क्या होता, भारत देश की आबादी कितनी होती और कितने बड़े एरिया में होता, तो उससे भी ज्यादा होता है ना। सोचने वाली बात है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान तो छोड़िए, अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका, ये सब भारत में थे पहले। ओके। इब्न बतूता भारत में फसलों की इतनी बड़ी संख्या देखकर बहुत प्रभावित हुआ था, और यहाँ दो प्रमुख तरह की फसलें होती हैं, एक रबी की और एक खरीफ की। ठीक है, तो रबी के मौसम की विभिन्न उपजों का विवरण भी विस्तार से उसने दिया था, किसकी, रबी और खरीफ की। और वह उसने ये भी बताया कि दिल्ली के आसपास के 2 क्षेत्रों में 2 फसलें पैदा की जाती थी, यानी कि 2 फसलें थी, उसका मतलब था रबी और खरीफ की फसल से। ठीक है ना। अब आगे हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शायद बढ़ी हुई सिंचाई सुविधाओं ने गन्ना और गेहूं जैसी रबी यानी जाड़े की फसलों के अधीन क्षेत्र बढ़ाने में मदद की होगी। और जब तुर्की के विजेता ने गन्ने से मदिरा बनाने की विधि पर पड़े, मतलब कि जो तुर्की के विजेता थे वो गन्ने से शराब बनाया करते थे, जो बहुत ज्यादा यहाँ पर लोकप्रिय हो गई थी, इसीलिए गन्ने की खेती ज्यादा की जाती थी। तो 14वीं शताब्दी तक दिल्ली के आसपास और दोआब के क्षेत्र में मदिरा बनाना एक ग्रामीण उद्योग के रूप में स्थापित हो गया था। ठीक है। और आश्चर्य की बात यह थी कि थक्कर पेरू अपने विवरण में नील की खेती के विषय में कुछ नहीं कहते हैं, जबकि नील के उत्पादन का संकेत इस बात से मिलता है कि इस समय काफी मात्रा में नील निर्यात ईरान के लिए होता था। तो यहाँ पे गेहूं, रबी, खरीफ की फसल के अलावा यहाँ पे गन्ने की खेती की जाती थी। गन्ने की खेती इसलिए भी की जाती थी क्योंकि यहाँ पे मदिरा शराब बनाई जाती थी उस समय बहुत ज्यादा मात्रा में बनाई जाती थी, और ये विलासिता भरा जीवन होता था राजाओं का, तो उनको तो इसकी जरूरत पड़ती ही थी। लेकिन यहाँ पे नील की खेती का जिक्र नहीं मिलता है, जबकि नील की खेती यहाँ भी बहुत मात्रा में होती थी, और इसका जो निर्यात यानी इसको यहाँ से भेजा जाता था, कहाँ, इराक भेजा जाता था। और इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि इराक में इल खान शासकों द्वारा नील की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा था ताकि भारत पर निर्भरता समाप्त हो जाए। ठीक है, तो नील बनाने के हौज में चूने गारे के प्रयोग से सुधार होने के कारण नील की खेती को बढ़ावा मिला। इब्न बतूता भी बताता है कि दिल्ली सल्तनत में फलों के उत्पादन के विषय में भी पता चलता है, और यहाँ पे ऐसा लगता है कि कृषकों को फलों की कलम लगाने की तकनीक का ज्ञान नहीं था। और प्रारंभ में दिल्ली के अतिरिक्त केवल कुछ स्थानों पर ही अंगूर उगाए जाते थे, परंतु अफीक के अनुसार 14वीं शताब्दी में अंगूरों का उत्पादन इतना बढ़ गया कि इनके दाम ही गिर गए, मतलब इतना ज्यादा अंगूर का उत्पादन होने लगा। तो कृषि उत्पादन में क्या लिखना, आपको यही तो टॉपिक ढूंढने हैं, इनको तो एक्सप्लेन करना है। रबी की फसल, खरीफ की फसल, रबी खरीफ में कौन कौन सी फसलें आती हैं, फिर इसके बाद आपको गन्ने की खेती लिखना है, गन्ने के बाद नील की खेती लिखना है, नील की खेती के बाद अंगूर की खेती लिखना है ना। तो इसके 2 कारण हुआ होगा। जब दाम गिरे तो क्या हुआ कि मोहम्मद तुगलक के किसानों को शलाइक में लगातार अपनी फसलों में सुधार करें और गेहूं की जगह गन्ना और गन्ने की जगह अंगूर बोए, यानी परती खेती, खुली छोड़ना। फिरोज तुगलक द्वारा दिल्ली के आसपास 7 प्रकार के अंगूरों की खेती के लिए 1200 बाग उगा रहे थे। अंगूर से भी शराब बनाई जाती थी, इसलिए अंगूर की खेती यहाँ पे ज्यादा की जाती थी। ठीक है ना। फिर नहर सिंचाई व्यवस्था और इसका प्रभाव, क्योंकि हम कृषि व्यवस्था पढ़ रहे हैं, कृषि उत्पादन पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल में, तो सीधी सी बात है कि उसमें पहले फसलें आएंगी, फिर उसके बाद उसकी सिंचाई व्यवस्था आएगी। ठीक है ना। और कभी कभी अलग भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि दिल्ली सल्तनत के कृषि उत्पादन में नहर सिंचाई व्यवस्था और इसका प्रभाव या नहर सिंचाई से आप क्या समझते हैं। कांस्ते कृषि वर्षा अथवा नदियों द्वारा प्राकृतिक सिंचाई पर आधारित होती थी। तो जो कृषि के लिए जो पानी की जरूरत पड़ती थी, सिंचाई की जरूरत पड़ती थी, वो कहाँ से, नदियों द्वारा तो यूज की जाती थी। ठीक है। चूंकि कृषि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थी, केवल वर्षा के पानी से उगाई जाने वाली खरीफ की फसल और मोटे अनाज उगाने की प्रवृत्ति अधिक थी। अब यहाँ पे कृषि के लिए प्राकृतिक संसाधन का मतलब, प्राकृतिक साधनों का मतलब वर्षा। तो जब वर्षा होती थी उसी टाइम पे कृषि की पैदावार यहाँ अच्छी होती थी, तो यहाँ पे वही फसलें उगाई जाती थी जब वर्षा होती थी। ठीक है ना। तो खरीफ की फसल यहाँ पर ज्यादा उगाई जाती थी। और यहाँ पे हमें ये भी पता चला है कि नहर द्वारा सिंचाई का विवरण भी मिला है। तो दिल्ली सुल्तानों ने स्वयं सिंचाई के लिए नहरें खुदवाई थी। नहर बनाने वाला पहला सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक माना जाता है, और बाद में फिरोज तुगलक ने भी बड़े पैमाने पर नहर पे काम किया था। फिरोज तुगलक ने यमुना नदी से हिसार पानी ले जाने के लिए 2 नहरें
बनवाई थी, ठीक है ना। और एक एक नहर सतलज और गंगा नदी से निकलवाई थी। तो नहरों द्वारा भी सिंचाई का यहाँ पे विस्तार हुआ था और पूर्वी पंजाब में भी कृषि का विस्तार हुआ। अब गन्ने जैसी नकदी फसलें, गन्ना आदि के उत्पादन पर बहुत ध्यान दिया गया। क्यों? क्योंकि अन्य फसलों की तुलना में सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती थी। तो अफीफ के अनुसार भूमि का एक विशाल विभाग जो 80 कोस यानी 200 मील में फैला था, वो 2 नहरों से सींचा जाता था और यहाँ पर किसकी खेती? गन्ने की खेती की जाती थी। और अब सिंचाई की सुविधाओं के कारण यहाँ पे खरीफ और रबी की 2 फसलें होने लगी थी। तो पहले जहां पर एक ही खेती की जाती थी, फसल उगाई जाती थी, वहीं पर अब यहाँ पर 2 जो फसलें हैं उगाई जाने लगी। किसकी वजह से? सिंचाई की वजह से। और इससे अब नहरों के किनारे कृषि बस्तियां बस गई थी और नहरों से सिंचाई वाले क्षेत्र में लगभग 52 ऐसी बस्तियां बस गई थी, ठीक है ना। तो इसके बारे में आपको लिखना होगा जब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में कृषि व्यवस्था, कृषि उत्पादन। तो दिल्ली सल्तनत में भूमि और मनुष्य के अनुपात का क्या प्रभाव पड़ा? तो हम लोग देख ही आए कि भूमि बहुत ज्यादा थी और उसमें खेती करने वाले लोग मतलब कम होते थे। तो मतलब उत्पादन जो होता था वो बहुत ज्यादा होता था। जैसे नहरों की सिंचाई पर एक टिप्पणी लिखना, देखिए क्वेश्चन आ ही गया। अब अगला क्वेश्चन है 13वीं से 14वीं शताब्दियों में कृषि संबंध, ठीक है। तो जो भी हमने ऊपर पढ़ा है उसी को आप लिख दीजिएगा, ठीक है। 13वीं शताब्दी में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण मध्यस्थ वर्ग, ओके। कृषि उत्पादन मुगल कालीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मुगल कालीन से, ठीक है ना, क्योंकि बहुत अधिक विस्तार हुआ था, बहुत अधिक सुधार हुआ था मुगल कालीन में, ठीक है ना, कृषि में। तो सबसे पहले कृषि का विस्तार यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर विस्तृत आंकड़ों के अभाव में जोती जाने वाली कुल भूमि का ठीक ठीक अनुमान लगाना तो कठिन है कि कितने भाग में जो है खेती की जाती थी, ठीक है ना। लेकिन एक यहाँ पर अंदाजा लगाया जा सकता है, भूमि का अंदाजा लगाया जा सकता है खेती की जाने वाली भूमि का, ठीक है ना। तो अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में बंगाल, थट्टा और कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत के सभी मुगल प्रांतों से संबंध था और वहां पर क्षेत्रीय माप के आंकड़े प्रस्तुत किए थे। यानी कि एक आंकड़ा दिया था खेती का, किसानी का आंकड़ा दिया था और ये जो आंकड़े दिए थे वो 1595 के आसपास थे और 1686 की लेखा संबंधी एक नियम पुस्तिका में इन आंकड़ों में जो एक नियम पुस्तिका बनाई गई थी, उस नियम पुस्तिका में प्रत्येक प्रांत के मापित क्षेत्र के आंकड़े दिए गए थे, ठीक है। मतलब प्रत्येक गांव की कुल संख्या दी थी और यहाँ पे मापित और गैर मापित गांवों की संख्या भी यहाँ पे उपलब्ध की थी, ठीक है ना। तो आईने अकबरी में अधिकांश मामलों में प्रत्येक परगना के क्षेत्र संबंधी आंकड़े दिए गए थे। अब थोड़ा यहाँ पे बता पाना मुश्किल होगा कि परगना में कितने क्षेत्रों को वास्तविक रूप से मापा गया था, ठीक है ना। और औरंगजेब के शासनकाल से मिले आंकड़ों से तस्वीर ज्यादा साफ हो जाती है, जो 1686 तक लगभग 50% गांवों को मापा नहीं गया था, ठीक है ना। ओके, कुछ विद्वान ये भी मानते हैं, एक विवाद का विषय भी बन गया है कि जो माप संबंधी आंकड़े हैं क्या वो परिलक्षित है, क्या वो सही है। उस पर कुछ प्रश्न भी उठते हैं कि क्या इन आंकड़ों से वास्तविक रूप से जोती गई भूमि का पता चलता है या कुल खेती योग्य भूमि, कुल मापे गए क्षेत्र का पता चलता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे WH मोरलैंड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं अभी से बता दूं। WH मोरलैंड से एक क्वेश्चन पूछता है ये मोरलैंड का, क्योंकि ये भूमि से ही संबंधित मोरलैंड है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए मोरलैंड हो जाते हैं। तो ये इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे नीचे, तो इनसे एक क्वेश्चन जरूर मोरलैंड का पूछता है। और मोरलैंड का मानना था कि आंकड़े उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें फसल बोई जाती थी, ठीक है ना। ओके, इतिहासकार जो इरफाम हबीब हैं वो कहते हैं कि जो कृषि योग्य ऐसी भूमि जिसमें कुछ बोया ही नहीं गया हो तथा कुछ रिहायशी इलाके, झील, तालाब, जंगल आदि को भी इसमें शामिल कर लिया गया होगा, ठीक है ना। यानी ये माप से संबंधित है कि किस तरह के उस टाइम में क्या जो कृषि योग्य भूमि थी, कृषि योग्य भूमि नहीं थी, कहाँ पे लोग रहते थे, कितने भागों में खेती की जाती थी, कितनी जनसंख्या थी, इन सभी चीजों का ब्यौरा जो है इतिहास में मिलता है। लेकिन इतिहासकार 2 चीजों में बटे हैं, कुछ इसको सही मानते हैं, कुछ सही नहीं मानते, ठीक है ना। ओके, चलिए, अब खेती की जाने वाली भूमि का काफी हिस्सा मापा नहीं जा सकता था और उनका यह भी मानना था कि खरीफ और रबी की फसलों की भूमि को कई बार अलग मापा जाता था और बाद में दोनों को जोड़कर मापा गया क्षेत्र अंकित कर दिया जाता था। तो खरीफ और रबी की भूमि को कई बार माप के उनको जोड़ दिया जाता था, ठीक है। ये इरफाम हबीब कहते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि इस स्थिति में खेती के प्रसार को जानने के लिए मुगल काल में केवल माप संबंधी आंकड़ों में बहुत मदद नहीं मिलती है, ठीक है, कि माप संबंधी आंकड़ों से आप नहीं पता लगा सकते हो, ठीक है, मुगल काल में। और तो ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा देखा किसके बारे में,
कृषि उत्पादन मुगल कालीन में कृषि का विस्तार किस तरह से हुआ, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, कृषि और सिंचाई के साधन कौन कौन से थे। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि कृषि और सिंचाई के साधन कौन कौन से थे, तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रांतों में सिंचाई के विभिन्न साधन थे, जैसे खेती के साधन और उनके तरीके, ठीक है। खेती के साधन और उनके तरीके यहाँ पर ले लेते हैं। अब खेती के साधन और तरीके देख लेते हैं कि उस टाइम में मुगल कालीन कृषि उत्पादन में खेती के साधन और तरीके क्या थे। तो क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है कि मुगल कालीन शासन में, प्रशासन में खेती के साधन और तरीके क्या थे, कृषि उत्पादन में खेती के साधन और तरीके क्या थे, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रमुख रूप से जो हल में 2 बैलों को जोतकर खेत जोता जाता था, जो जनरली आज भी गाँवों में देखने को भारत में मिलता है। हल जो होता है वो लकड़ी का ही बना होता था, जिनमें लोहे के फाल लगे होते थे, जो कि रियलिटी है, आज भी वही चीजें होती है, ठीक है ना। और यूरोप की तरह भारत में घोड़ों या बैल द्वारा खींचे जाने वाले पहिएदार हल और सांचा पट्टे का उपयोग नहीं होता था यूरोप की तरह भारत में, यानी कि घोड़ों या बैल द्वारा वो नहीं खींचे जाते थे। भारत में क्षेत्रीय विभिन्नताओं के कारण हल के आकार और वजन में फल होता था। जैसे जैसे क्षेत्र बदलते थे वैसे वैसे हलों के आकार और वजन में भी अंतर देखने को मिला था। हल्के हल, इनके हल्के, जिन्हें किसान अपने कंधों पर उठा सकते थे और लेकर काफी भारी हलों का उपयोग किया जाता था। कड़ी मिट्टी के लिए अधिकांशतः भारी हलों का प्रयोग किया जाता था, क्योंकि मिट्टी यदि टाइट है, कड़ी है, तो उसको ताकि हल खोद सके, तो वहां पे ज्यादा मजबूत वाले हल चाहिए होते थे। तो कड़े हल, कड़ी मतलब कि भारी हल हो गए, सॉरी भारी हल के लिए। और जो हल्के मिट्टी वाले होते थे, जिनमें जल्दी से थोड़ा सा आप कुछ भी टच कर दो और नीचे और मिट्टी ऊपर आ जाए, तो वहां पे फाल में लोहा नहीं लगाया जाता था, क्योंकि लोहे की कीमत भी ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक चीज देखने में हुआ कि कुछ जो यूरोपीय यात्रियों ने उस टाइम में जो यहाँ आए थे, और उन्होंने देखकर आश्चर्य भी व्यक्त किया कि भारतीय हलों द्वारा केवल मिट्टी को रट दिया जाता था और गहरी जुताई नहीं की जाती थी। जो मैंने कहा ना, जैसे हल्की मिट्टी यदि है तो आप जरा सा उसके अंदर कुछ भी डालिए, एक नुकीली चीज, तो वो तुरंत ऊपर आ जाएगी। लेकिन थोड़ी भारी मिट्टी यदि है, कठोर है, तो उसको थोड़ा अंदर भर उसमें डालना पड़ता था, उसमें मेहनत भी ज्यादा लगती थी, ठीक है ना। तो उन्होंने ये देखा, जो यूरोपीय यात्री थे, कि यहाँ पर मिट्टी को सिर्फ उल्टा जाता था, ठीक है ना। जुताई का मतलब बहुत अंदर तक हल को ले जाना, फिर उसको ऊपर की ओर करना। तो ऐसा लगता था कि भारतीय महाद्वीप के अनुकूल था, क्योंकि गहरी जुताई करने से मिट्टी की नमी कम होने का खतरा रहता था, ठीक है ना। इसके अलावा केवल ऊपरी ही सतह अधिक उपजाऊ होती थी। अगर गहरी जुताई कर देंगे तो जो मिट्टी की नमी है, जो मिट्टी में मॉइस्चराइजेशन नीचे बना हुआ है, वो ऊपर आ जाएगा, गीली मिट्टी, इसलिए ज्यादा गहरी जुताई नहीं की जाती थी। तो मिट्टी के ढेलों को तोड़ने के लिए अलग तरीका। अब भाई मिट्टी जब हल से निकालेंगे तो क्या होगा, ढेले बनेंगे मिट्टी के, तो उनको भी तो तोड़ा जाएगा ना। तो उनके तोड़ने के भी यहाँ पे तरीके अपनाए गए। तो मिट्टी के ढेरों को तोड़ने के लिए जो अलग तरीका अपनाया जाता था, इस कार्य के लिए पटेला कही जाने वाली लकड़ी के तख्ते का प्रयोग किया जाता था। यानी इसको क्या बोलते थे, पटेला, जो लकड़ी का बना होता था, ठीक है, उससे मिट्टी के ढेले तोड़े जाते थे। और हल की तरह इस चपटे तख्त को भी 2 बैलों की सहायता से किया जाता था। हम लोग भी देखते हैं आजकल गांवों में यूज होता है, बड़ा सा लकड़ी का चौड़ा सा क्या होता है, जैसे बेंच वगैरह होती है ना लंबी वाली, उस तरह से तख्ता होता है मोटा सा, और उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, रस्सी से बांध दिया जाता है, और बैल, आजकल बैल वगैरह में उस रस्सी को वो कर दिया जाता है, बैल वगैरह आगे चलते हैं, ठीक है ना। और ट्रैक्टरों में भी बहुत इस तरह से की जाती है चीजें, और उसको खींचते हैं, और उसके ऊपर इंसान भी होते हैं, इंसान भी चढ़े हुए होते हैं, तो ताकि वेट रहे, वजन रहे, और आगे बढ़ता जाता है बैल, और वो भी आगे बढ़ता है, और इससे मिट्टियां जो है वो हो जाती है, ढीले टूट जाते हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा, आमतौर पर वजन डालने के लिए इस पर एक आदमी खड़ा हो जाता था, बिल्कुल सही है। तो खेत में पटेला को बैल खींचते थे, ठीक है। तो पढ़ लीजिए, बहुत आसान, बहुत इजी है ये। खेती के साधन और तरीके जो है, जो आज भी है वही पहले भी थे। अच्छा, बीजारोपण का काम आमतौर से बीजों को खेत में हाथ से छिटक कर किया जाता था। आज भी किया जाता है, गाँव में जनरली बहुत जगह देखिए, जैसे खाद वगैरह डाली जाती है उस तरह से बीजों को डाला जाता था, आज भी किया जाता है। और 16वीं शताब्दी में तटीय क्षेत्रों में बरबोसा धान रोपने के लिए एक प्रकार की बीज बरमे का उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। तो कृषि के तरीकों से मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग किया जाता था। भाई खेती करना है तो मिट्टी की उपजाऊपन को भी तो बढ़ाना है ना, तो उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए क्या तरीके किए जाते थे, तो देख लीजिए यहाँ पर दक्षिण में बकरों और भेड़ के झुंडों का इस कार्य के लिए खूब उपयोग किया जाता था। यानी कि पशुओं के झुंड को रात भर के लिए खेत में क्या कर दिया जाता था, छोड़ दिया जाता था, और जहां वे अपना मल त्याग करते थे और अच्छी खाद का काम करते थे। सही बात है, कहते हैं कि मल जो होता है, चाहे वो इंसान का हो चाहे किसी का भी हो,
वो खाद का काम करता है। और यह माना जाता था कि अगर 1000 का झुंड एक कानी खेत यानी 32 के एक अनुपातवा एकड़ में 5-6 दिन व्यतीत करे तो अगले 6-7 वर्षों के लिए खेत को उपजाऊ करने के लिए उपयुक्त होता था। तो ये खाद का काम करते थे मल वहां पे, ठीक है ना। और पूरे वर्ष कृषि का अधिकतम उपयोग करने के लिए फसलों को बदल बदल कर उगाया जाता था और मिट्टी की उत्पादकता की दृष्टि से अच्छा माना जाता था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो परंपरागत अनुभव उनको मिले हैं, किसान जो है फसल को बदल बदल बोने की सार्थकता से परिचित हो चुके थे। मतलब परंपरागत अनुभव से परिचित हो चुके थे और उन्हें मालूम था कि फसल को बदल बदल कर ही बोना है ताकि अच्छी उत्पादकता हो, ठीक है। अच्छा, अच्छे उत्पादन के लिए किस फसल के लिए कौन सी फसल लगाई जानी चाहिए ये भी उनको पता था। तो फसल काटने के लिए अर्धवृत्ताकार हंसुए का उपयोग किया जाता था, आज भी किया जाता है गाँव में, देखिए इसको हंसिए बोलते हैं, है ना। और अनाज को अलग करने के लिए काटी गई फसल को जमीन पर फैला दिया जाता था। और यहाँ पे स्रोतों से पता चला है कि दाना अलग करने के 2 तरीकों का जिक्र मिलता है, ठीक है ना। पहला जिक्र क्या है? पहला जिक्र जो है वो है कि फसल को डंडे से पीटा जाता था, और दूसरा जिक्र वो है कि फैली हुई फसल पर जानवरों को घुमाया जाता था, जो आजकल भी गाँव में किया जाता है। जानवरों के भार और चलने फिरने से अनाज फसल की बाली से अलग हो जाती थी। तो ये तरीके वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा ये, ठीक है। अच्छा, सिंचाई के माध्यम देख लेते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषि व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट है मुगल कालीन आपके लिए, ठीक है ना। कृषि उत्पादन, राजस्व भी इंपॉर्टेंट है, कृषि भी उत्पादन है, ठीक है। सिंचाई के साधन देख लेते हैं अब, ठीक है। अब देखिए, भारतीय कृषि बहुत हद तक वर्षा पर निर्भर थी, बिल्कुल सही बात है। और क्षेत्र विशेष में आप फसल को लगाने से पहले वर्षा की जल की उपलब्धता को मुक्त रूप से ध्यान में रखा जाता था और वर्षा जल के अतिरिक्त सिंचाई के कृत्रिम साधनों का भी उपयोग किया जाता था। सिंचाई के साधन के रूप में सबसे पहले यहाँ की जो खेती की जाती थी वो वर्षा के ऊपर डिपेंड रहती थी, और जहाँ पे फसल लगाई जाती थी वहां पे सबसे पहले ध्यान में रखा जाता था कि यहाँ पर जो है बारिश होती है कि नहीं होती है, सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे कि नहीं होंगे। तो जल की उपलब्धता को यानी जल की मात्रा को ध्यान में रखकर वहां पे जो है खेती की जाती थी, ठीक है, कृषि की जाती थी। और पूरे देश में कुएं द्वारा सिंचाई की जाती थी। तो सिंचाई किससे की जाती थी? कुएं द्वारा। और कुएं से पानी को निकालने के लिए विभिन्न उपलब्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। और ये तकनीक इस बात पर निर्भर करती थी कि कुआं कितना गहरा है। तो जहां पे खेती की जाती थी तो वहां पर यह देखा जाता था कि वहां पे कुआं है कि नहीं है, मतलब जहां पे कुआं है वहीं पर खेती की जाती थी, ठीक है। सिंचाई के साधन हो गए, ओके। उत्तर भारत के कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के कुएं खोदे जाते थे, ठीक है ना। अब कुएं किस तरह के होते थे? कच्चे और पक्के दोनों होते थे। कच्चे कुएं अधिक टिकाऊ नहीं होते थे और उनमें हर साल कुछ खुदाई करनी पड़ती थी। कच्चे सीधी सी बात है, धसकेंगे, गिरेंगे। और पक्के जो कुएं होते थे वो टिकाऊ होते थे और इन कुओं से पानी निकालने की तकनीक आसानी से उपयोग किया, यानी पानी इनको आसानी से इससे निकाला जा सकता था। पक्के कुएं की दीवारें उठी होती थी और उनके ऊपर एक घेरा या चबूतरा बना होता था, ठीक है ना। और कुओं की दीवारें बनाने के लिए ईंट या पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। और इन कुओं से बनाने में पकी हुई मिट्टी के वृत्ताकार घोरे या छल्लों को एक ऊपर एक कुएं में गोलार्ध में बिठाया जाता था, ठीक है। तो इन्हें वृत्तीय कुआं भी कहते हैं, राइट, ओके। इन कुओं से पानी खींचने के लिए अनेक तरीके अपनाए जाते हैं। अब इन कुओं से पानी किस तरीकों से खींचा जाता था? कुएं अगर थे तो रस्सी और बाल्टी के सहारे हाथों से पानी निकालना सबसे आसान तरीका था और किसी यंत्र की सहायता नहीं ली जाती थी। यानी रस्सी और बाल्टी के माध्यम से हाथों से पानी निकाला जाता था, जो आज भी गांवों में है, ठीक है ना। तो वो पहले भी अपनाया जाता था। दूसरा, कुओं के ऊपर धुरी लगा दी जाती थी और धुरी में रस्सी और बाल्टी को लगा दिया जाता था और पहले तरीके की तुलना में शक्ति का उपयोग कर अधिक पानी निकाला जाता था, ठीक है। तो इन दोनों तरीकों का उपयोग घरेलू आपूर्ति और बहुत छोटे खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता था। तीसरा तरीका था कि रस्सी और धुरी के तरीके से पानी निकालने में बैलों का भी उपयोग किया जाता था, ठीक है ना। और इस प्रणाली में पशु शक्ति का उपयोग करके बड़े क्षेत्रों की सिंचाई संभव हो पाती थी। तो जहां पे क्षेत्र बड़े होते थे वहां पर पशु शक्ति का इस्तेमाल करके पानी को निकाला जाता था। धुरी का मतलब एक तरह से गोलानुमा चीज होती थी, लकड़ी वगैरह की, बांस वगैरह की बनाई जाती थी, ठीक है, सर्कल। फिर उसमें बाल्टी वगैरह फिट की जाती थी, ठीक है। और उसको क्या करते थे? रस्सी से पशु के उसमें बांध देते थे। बैल ऊपर आगे की ओर बढ़ता जाता था, जितना ही कुएं से दूर जाता था पानी उतना ही ऊपर आता जाता था और इसके बाद सीधे क्या होता था? पानी गिरने भी लगता था। तो ये पहले की सिंचाई के साधन हुआ करते थे, ठीक है ना। और चौथी प्रणाली जो थी वो ढेकली थी।
यानी लीवर सिद्धांत का उपयोग किया जाता था। यानी एक लंबे पेड़ के तने या बांस को एक पेड़ की दो शाखाओं के बीच इस प्रकार फंसा देते हैं कि वह झूले के समान हो जाता है और अगले सिरे पर बाल्टी कसकर रस्सी से बांध दी जाती है और पिछले हिस्से में अगले भारी पत्थर लटका दिया जाता था और पिछले हिस्से का वजन भरी पानी बाल्टी से अधिक होता था, इससे मात्र एक आदमी चला सकता था। बाहुबली मूवी आपने देखी होगी तो याद होगा आपको, ठीक है, किस तरह से उसमें यूज किया गया था। वही चीज है, पेड़ से पानी को खींचना निकालना, ठीक है। पांचवी प्रणाली में चक्के का उपयोग किया जाता था, यानी चक्के के ऊपर घड़े लगा दिए जाते थे और जिन्हें जानवर की सहायता से घुमाया जाता, जो मैंने आपको बताया ये पांचवी प्रणाली है, ठीक है ना। तो ये है यहाँ पर कृषि के लिए सिंचाई के साधन। ये क्वेश्चन में कितना लंबा है और इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि सिंचाई के साधन वेरी इंपॉर्टेंट है, एक अलग से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो पूरे देश में झीलों और तालाबों और जलाशयों का उपयोग एक समान होता था और दक्षिण भारत में प्रणाली अधिक प्रचलित थी, लोकप्रिय थी, क्योंकि वहां नदियों के ऊपर बांध बनाए गए थे। जलाशयों का निर्माण जो है व्यक्तिगत उद्यम से नहीं हो सकता था, जलाशय नहीं बनाए जा सकते थे। तो इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराना राज्य और स्थानीय सरदारों और मंदिर प्रबंधक की जिम्मेदारी हुआ करती थी। विजयनगर शासकों द्वारा बनवाई गई विशाल मडक झील उस समय के नागरिक अभियंत्रिकी का उत्तम नमूना है, ठीक है ना। और राजस्थान में भी पानी जमा करने के लिए जलाशयों का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता था। और आईने अकबरी के अनुसार मेवाड़ की घेवर झील जो 36 मील में फैली हुई थी और कहा जाता था कि उदय सागर 12 मील के क्षेत्र में फैला था और राजसमंद और जयसमंद 17वीं शताब्दी में मेवाड़ में बनी अत्यंत महत्वपूर्ण झीलें थी, ठीक है। तो ये सिंचाई के साधन के रूप में आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये देख लीजिए, उत्तरी मैदानी भागों में नहरों का उपयोग सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में किया गया था, ठीक है ना। और यह प्रवृत्ति मुगल काल में भी जारी रही है। शाहजहां ने 150 मीटर लंबी फैज नहर बनवाई थी सॉरी, और इसके द्वारा जमुना का जल विस्तृत क्षेत्र में पहुंचाया गया था। इसी प्रकार लाहौर के निकट रावी नदी में 100 मील लंबी नहर निकाली गई थी। अब पूरे सिंध नदी के मुहाने में कई नहरों के अवशेष भी पाए गए थे, ठीक है ना। तो ये देखिए मुगल कालीन भारत में कृषि उत्पादन का विस्तार कितना था, तो वो आपको लिखना है, ठीक है। मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए अपनाई गई 3 विधियों का उपयोग बताइए, तो हम ऊपर देख चुके हैं। खेती में सिंचाई के लिए कुओं के पानी निकालने की 3 विधियों को उल्लेख कीजिए। हम तो 5 विधियां देख के ऊपर आ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मुगल कालीन फसलें कौन सी थी, एक नजर चलते चलते देख लेते हैं। एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था मुगल कालीन फसलों से, ठीक है ना, तो एक नजर देख लेंगे। यहाँ पर कई प्रकार की कृषि उत्पादकों का उत्पाद होता था, यानी बहुत सारी फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। और यहाँ पर कृषि उत्पादन की फसलों को 3 हिस्सों में रख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, ठीक है ना। पहला खाद्यान्न फसल, दूसरा नकदी फसल और तीसरा फल सब्जी और मसालों में बांटकर। सबसे पहले खाद्यान्न फसल देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि उत्तरी भारत की अधिकांश मौसमी फसलें 2 प्रमुख ऋतु पे वही है, खरीफ और रबी फसल खाद्यान्न फसलें कहलाती हैं। खरीफ का मतलब शरद की फसल, जैसे गेहूं वगैरह वही ठंड में होती है, और रबी यानी बसंत की फसल, जैसे कि चावल वगैरह जो बोया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ किसानों के बीच लघु अवधि की फसलें उगाकर कभी कभी 3 फसलें भी वो उगा लिया करते थे। रबी जो खरीफ की फसल होती थी धान, ठीक है, या चावल प्रमुख, और रबी फसल गेहूं थी। तो रबी में यानी गेहूं की फसल आती थी और खरीफ में धान चावल की आती थी। तो दक्षिण भारत में इस प्रकार का विभाजन नहीं था जिसमें अलग मौसम में अलग अलग फसल जो है उगाई जाती हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ जो था सिंचित भूमि पर धान यानी चावल की एक फसल जून जुलाई से दिसंबर जनवरी, और दूसरी फसल जनवरी से फरवरी अप्रैल मई तक उगाई जाती थी। यानी कि जो वहां पे सिंचित यानी कि सींचने के लिए जो भूमि जहां पे सिंचाई हो सकती थी वहां पर चावल की 2 फसलें उगाई जाती थी, ठीक है ना, क्योंकि वहां का मौसम ही इस तरह का था। ओके और उत्तरी आर्कोड में भूमि से मई से सितंबर अक्टूबर तक सूखी फसलें और यहाँ पर बोई जाती थी और इन्हें अगस्त से दिसंबर जनवरी तक काटा जाता था, ठीक है ना। गेहूं और चावल पूरे देश में 2 महत्वपूर्ण फसलें थी, ठीक है। और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में धान का उत्पादन अधिक होता था। हमें मालूम है कि धान के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है, गेहूं के लिए इतना नहीं चाहिए होता है, लेकिन चावल के लिए पानी की ज्यादा जरूरत होती है। और संपूर्ण उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत में, ठीक है ना, गुजरात का दक्षिणी तटीय प्रदेश, दक्षिण भारत प्रमुख धान उत्पादक क्षेत्र हुआ करते थे। और दक्षिण भारत में चावल उत्पादन और सांब पेशवन 2 प्रमुख मौसम हुआ करते थे, जिन्हें नामकरण गर्मी और जाड़े के मौसम में उपजाए जाने वाले प्रमुख धान के प्रकार पर होते थे। पंजाब और दक्कन के सिंचित इलाकों में भी धान की खेती की जाती थी। प्रत्येक क्षेत्रों में अलग किस्म का मोटा साधारण उच्च कोट का धान या चावल उगाया जाता था, ठीक है ना, उपजाया जाता था।
और चावल के समान गेहूं के भी अच्छे कुछ खास इलाके थे, जैसे पंजाब, सिंध, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ पर वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं उपजाया जाता था। बिहार, गुजरात, दक्कन, पश्चिम बंगाल में। ये कुछ नाम आपको लिखने होंगे तो याद रखिएगा इनको, ठीक है ना, खाली ऐसे नहीं लिख देंगे। जहाँ पे जो चीजें ज्यादा होती थी वो आपको लिखनी होंगी। और इन दोनों फसलों के अतिरिक्त मध्य मैदानी भागों में जौ का खूब उत्पादन होता था, ठीक है ना। आयने अकबरी में इलाहाबाद, अवध, आगरा, अजमेर, दिल्ली, लाहौर, मुल्तान में जौ के उत्पादन का उल्लेख मिलता है। कुछ अपवादों को छोड़कर गेहूं वाले इलाकों में मोटा अनाज भी उगाया जाता था। ज्वार और बाजरा दो प्रमुख मोटे अनाज की किस्में थी, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रांतों में दालों के उगाए जाने की भी जानकारी मिलती है, और जिसमें कौन कौन सी दालें होती थी, चना, अरहर, मूंग और मोठ यानी उड़द, ठीक है, जो काफी मात्रा में आधुनिक मध्य प्रदेश में उगाई जाती थी, ठीक है। और अबुल फजल बताते हैं कि खिसाड़ी का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता था। तो खिसाड़ी का मतलब क्या होता है, अंतिम काफी मात्रा में बिहार, आधुनिक मध्य प्रदेश के इलाकों में उगाई जाती थी, ठीक है ना। ओके, तो अब हम आगे देख लेते हैं नकदी फसलें। रबी खरीफ की हमने देखी, अब नकदी फसलें। नकदी फसलों का मतलब होता है मौसमी फसलें, जिन्हें मौसम के हिसाब से उगाया जाता है और पैसे भी कमाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से बाजार के लिए उगाई जाने वाली फसलों को आमतौर पर नकदी फसल कहते हैं, ठीक है, जिन्हें बेचकर पैसा कमाया जाए। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि खाद्यान्न फसलों के विपरीत पूरे वर्ष खेतों में पड़ी रहती हैं, ठीक है ना। और 16वीं शताब्दी की नकदी फसलों में से गन्ना, कपास, नील, अफीम ये प्रमुख हुआ करते थे, ठीक है। कौन कौन से, गन्ना, कपास, नील और अफीम नकदी फसल में हुआ करते थे। और सभी फसलें भारत में पुरातन काल से उपजाई जा रही थी, लेकिन 17वीं शताब्दी में शिल्प उत्पादन और वाणिज्यिक गतिविधियों के बढ़ने के कारण उनकी मांग में वृद्धि हुई, और इस काल में इन वस्तुओं के लिए एक विशाल विदेशी बाजार का द्वार भी खुल गया था। और भारतीय किसानों ने, सॉरी थोड़ा सा पीडीएफ कहीं पे, भारतीय किसानों ने बाजार की मांग को तेजी से पहचान, फसलों के उत्पादन में इजाफा कर दिया। तो आपको 3-4 फसलें ले लेनी है, गन्ना, कपास, नील और अफीम, और इसके बारे में लिख देना है। तो इस काल में नकदी फसलों में सबसे ज्यादा खेती किसी की जाती थी, गन्ने की जाती थी, ठीक है ना। अवध, आगरा, लाहौर, मुल्तान, इलाहाबाद यानी यूपी की तरफ। और बंगाल में उगाया जाने वाला गन्ना सर्वोत्तम कोटि का माना जाता था। और इसके अलावा एक और नकदी फसल कपास पूरे भारत में उगाई जाती थी, जो कि महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल, जो आज भी महाराष्ट्र में कपास की खेती बहुत ज्यादा की जाती है। और उस समय बृहद पैमाने पर कपास की खेती की जाती थी। मध्य प्रदेश के देवास जो है कपास के लिए फेमस है, काली मिट्टी में ज्यादा होता है, ठीक है ना। ओके, मुगलों के शासनकाल में नील एक नकदी फसल का बृहद पैमाने पर उत्पादन होता था, और पौधे से नील निकलता था, जिसकी मांग भारत के साथ साथ यूरोपीय बाजारों में भी होती थी। अवध, इलाहाबाद, अजमेर, दिल्ली, आगरा, लाहौर, मुल्तान ये सभी होते थे जहां पर नील उगाई जाती थी, ठीक है ना। और यहाँ पर और देख लेते हैं कि यहाँ पर आगरा के निकट बयाना में उगाई जाने वाली नील को उत्तम कोटि का माना जाता था, और इसका मूल्य भी बहुत ज्यादा होता था, ठीक है ना। तो नील हो गया। तो भारत के कई भागों में अफीम की खेती होने की भी सूचना मिलती है। मुगल प्रांतों में बिहार और मालवा की अच्छी कोटि के अफीम का उत्पादन होता था, ठीक है। और कम अवधि में ही भारत में तंबाकू का उत्पादन भी बड़े पैमाने पर होने लगा था। तंबाकू भी यहाँ पे उगाया जाता था, ठीक है ना। तो ऐसा प्रतीत होता है कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में काफी का उत्पादन शुरू हो गया था, और हमारे अध्ययन काल में चाय का उल्लेख नहीं मिलता है। तो सन रेशे वाले पौधा होता है, जो मुगल साम्राज्य के मुख्य प्रांतों में उपजाया जाता था। तिलहन खाद्यान्न के साथ साथ नकदी फसल भी, इससे तेल निकाला जाता था, ठीक है। अरंडी, अलसी प्रमुख तिलहन फसलें हुआ करती थी। तो ये नकदी फसल हो गई। अब फल और सब्जी और मसाले का तो हब ही था भारत। तो मुगल काल में बागवानी अपने चरम शिखर पर थी। मुगल सम्राटों और सामंतों ने भव्य फलोद्यान लगवाए थे, यानी बहुत ज्यादा फल लगवाए थे। और कुलीनों के पास अपने शहर के बाहर एक बागान हुआ करता था, जिसे आज फार्म हाउस के नाम से जाना जाता है। लोगों के पास होता है, बड़े लोगों के पास, कुलीनों के पास। और भारत में उपलब्ध बहुत से फलों का आगमन 16वीं से 17वीं शताब्दी में ही हुआ था। अनानास एक ऐसा फल है जो भारत में पुर्तगालियों द्वारा लैटिन अमेरिका से लाया गया था, और कम समय में फल लोकप्रिय हो गया, पूरे भारत में बड़े पैमाने पर उगाया जाने लगा। बताइए, अनानास उस टाइम में भी होता था मुगलों के काल में। सोचिए, पपीता और काजू भी पुर्तगाली ही थे जो अपने साथ में लेकर आए थे। हमारे यहाँ था क्या था तो बहुत कुछ चीजें, लेकिन जनरली हम लोग को देखने में मिलती सब बाहर से ही आई थी। वेल चलिए एक बात तो है कि मुगल का आना और मुगलों के साथ साथ में हमारे भारत देश हमेशा एक तरह से गुलामी के रूप में रहा, चाहे वो मुगल हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अंग्रेज हो। लेकिन पाया बहुत कुछ है इसने, खोया जरूर है। 200 साल अंग्रेजों से गुलामी से आजाद होने में इनको लगे हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि यदि अंग्रेज यहाँ नहीं आते तो शायद हमारा भारत आज इतना डेवलप है उतना नहीं हो पाता, कभी नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, जो उथल पुथल है, जो हमारे संस्कृति, जो हमारे मूल्य हैं, वो जो हमसे खो गए हैं वो नहीं खोते, है ना। तो लीची और अमरूद
इसका आगमन बाद में हुआ था और काबुल से चेरी लाई गई थी और कलम लगाकर इसे कश्मीर में उपजाया गया था। तो कलम की तकनीक का भी यहाँ पर विकास हुआ था, इसमें सुधार हुआ था। और कलम के द्वारा यहाँ संतरा और गलगल यानी नींबू फैमिली के फल, गलगल एक बड़ा वाला नींबू होता है, ठीक है ना, उसको दूसरा नाम भी यहाँ बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा होता है वो नींबू, ठीक है ना, गलगल, और अन्य कई फलों की किस्मों में सुधार लाया गया। नारियल केवल तटीय प्रदेशों में ही नहीं बल्कि अंदरूनी इलाकों में भी उगाया जाता था। यहाँ काबुल से खरबूजे, तरबूजे, अंगूर के विभिन्न प्रकार के बीज लाए गए थे, ठीक है ना, यहाँ पे उनको भी उगाया गया था। नदी के किनारे जनरली उगाए जाते थे और कई तरह की सब्जियां पूरे देश में उगाई जाती थी। और उस समय उपयोग में आने वाली सब्जियों की एक लंबी सूची आयन अकबरी में भी देखने को मिलती है। आलू और टमाटर का आगमन 17वीं शताब्दी में उसके बाद हुआ था। शताब्दियों से भारत अपने मसालों के लिए जाना जाता, जो मैंने आपको कहा था, भारत के दक्षिणी तट एशिया और यूरोप के विभिन्न देशों में बड़े पैमाने पर मसाले का निर्यात होता है। आज आप भी साउथ इंडिया की तरफ चले जाइए ना, दक्षिण भारत की तरफ, वहाँ मसाले बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं। और काली मिर्च, लौंग, इलायची का खूब उत्पादन होता है। अदरक और हल्दी की भी बड़े पैमाने पर उगाई जाती थी। डच और अंग्रेज इसे बड़ी मात्रा में खरीद कर यहाँ से बेचा करते थे, ले जाया करते थे। केसर कश्मीर में उगाया जाता था, जो अपने रंग और सुगंध के लिए जाना जाता था। पान का उत्पादन कई इलाकों में होता था। तो इस तरह से इसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उत्पादकता और उपज नहीं देखेंगे, मेन फसलें हमने यहाँ पर देख ली। अब क्या इसमें बचा है, पशु और पशुधन, ये भी हम नहीं देखेंगे। 4 प्रमुख नकदी फसलों को उल्लेख कीजिए। कर दिया था, क्या क्या था बताइए। नकदी फसल कौन कौन सी थी? कपास थी, अफीम थी, नील थी, और एक क्या थी नकदी फसल, गन्ना, है ना। बाहर से लाए गए 4 फलों के नाम, सब तो बाहर से आया। तरबूज आया बाहर से, अनानास बाहर से आया, लीची बाहर से आया, बहुत सारे फल बाहर से आए हैं। कृषि संबंधी मुगल कालीन, यानी कि मुगल काल में कृषि संबंधों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। यहाँ पर राजस्व भू मुक्त अनुदान प्राप्त करता क्या कहलाता है, ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। मैंने कहा ना कि ये कुछ ऐसे लेसन है जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं और कुछ यूनिट से, कुछ लेसन से बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं, ठीक है ना। तो अब इसे देख लेते हैं कि एक तरफ जमींदार को उनके नगद वेतन के रूप में राजस्व अनुदान प्रदान किए जाते थे, जो कर मिलता था वो तो दिए ही जाते थे, ठीक है ना। और दूसरी तरफ एक और समुदाय था जिसे जीवन यापन के लिए राजस्व अनुदान दिया जाता था। यानी जागीरदार जो होते थे तो नगद वेतन के रूप में उनको क्या दिया जाता था, राजस्व अनुदान दिया जाता था। और दूसरी तरफ एक और दूसरा समुदाय था जिसको जीवन यापन के लिए राजस्व अनुदान दिया जाता था। और इस प्रकार का अनुदान राज्य के संरक्षण में रहने वाले धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों और साधन विहीनों को दिया जाता था। तो जमींदारों के अलावा जो दूसरा समुदाय था वो धार्मिक व्यक्तियों का था, विद्वानों और साधन विहीनों को दिया जाता था, इनके थे, ठीक है ना। ओके, चलिए तो यहां पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अनुदान प्राप्तकर्ता को पूरे जीवन के लिए अनुदान मिलता था और उसकी मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अनुदान के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते थे। यानी जो अनुदान दिया जाता था, अनुदान का मतलब क्या होता है, किसी को दान करना। तो मैंने बताया धार्मिक समूह के लोग हुआ करते थे, उन लोगों को, 3 लोगों को मैंने नाम बताया, उन लोगों को अनुदान दिया जाता था, फ्री में पैसे उनको दिए जाते थे। लेकिन जो उनको पूरे जीवन के लिए अनुदान मिलता था, जब उनकी मृत्यु हो जाती थी तो क्या होता था, जो उनके उत्तराधिकारी, उनके घर में जो उनके बेटे लोग होते थे, उनको भी अनुदान दिया जाता था। तो उनके लिए आवेदन करना पड़ता था, नवीनीकरण करवाना पड़ता था। और आमतौर पर उत्तराधिकारियों को अनुदान का एक अंश प्रदान किया जाता था, ठीक है ना। उत्तराधिकारियों को अनुदान का सिर्फ एक अंश दिया जाता था। जहांगीर ने अकबर द्वारा दिए गए सभी अनुदानों का अनुमोदन करके नवीनीकरण किया, परंतु शाहजहां ने पूर्ववर्ती शासकों द्वारा प्रदत्त सभी अनुदानों का परीक्षण प्रारंभ कर दिया। तो उसने उत्तराधिकारियों को मिलने वाले अनुदान की सीमा 30 बीघा कर दी और औरंगजेब से घटाकर 20 बीघा कर दिया, जो उसे जमीन दी जाती थी। तो अपने शासनकाल के 30वें वर्ष के उसने सारे अनुदानों को अनुवांशिक कर दिया, यानी कि परंपरागत कर दिया। और इन अनुदानों को उसने एक प्रकार का ऋण माना, ना कि संपत्ति माना। तो उसकी शासनकाल के उत्तरार्ध में और उसकी मृत्यु के बाद अनुदान प्राप्तकर्ता जमीन को खरीदने, बेचने या हस्तांतरित करने लगे। भाई उनके पास जमीन बहुत सारी, 30 बीघा जमीन बहुत होती है, तो क्या करेंगे वो। तो जब उसकी मृत्यु हो गई किसकी, औरंगजेब की, तो उन्होंने क्या किया, वो जमीन को बेचने और खरीदने लग गए। और इस कारण धीरे धीरे इन अनुदानों का अधिकार क्षेत्र जमींदारी अधिकारों के समकक्ष हो गया, ठीक है ना। तो अकबर के शासनकाल में इस प्रकार के अनुदानों का राजस्व कुल जमा का 5.84% के ऊपर नहीं होता था। और इन अनुदानों की भौगोलिक अवस्थिति देखने से पता चलता है कि अधिकांश गंगे प्रदेश में, जो गंगा के किनारे प्रदेश थे, दिल्ली, इलाहाबाद में हुआ करता था, ठीक है। और ऐसा मालूम होता था कि मोहम्मद शाह के शासनकाल के आरंभिक वर्षों तक कुल राजस्व में भूमि अनुदानों का हिस्सा लगभग अपरिवर्तनीय रहा है, वही था। और एक दूसरे प्रकार का अनुदान
संस्थानों आदि को दिया जाता था। धार्मिक मकबरे, समाधियों, मदरसों आदि के रखरखाव के लिए जमीन का राजस्व स्थायी रूप से निश्चित कर दिया जाता था और इस प्रकार के अनुदान जागीरदार भी दे सकता था, जो उसे जागीरदार उस इलाके में रहने पर कायम रहता था। ठीक है, जो उस जागीरदार के उस इलाके में रहने तक कायम रहता, मतलब जो जागीरदार वहां का बनाया जाता था वो वहां पर किसके लिए, धार्मिक मकबरे, समाधियों, मदरसों के लिए अनुदान दिया करता था। ठीक है ना। तो मदद ए मास अनुदान की सहायता से प्रभाव क्षेत्र कायम किया गया और बंजर भूमि को विकसित करने में मदद मिली। ठीक है ना। और आपातकाल में स्थानीय उपद्रवों को दबाने के लिए सरकारी सेना में शामिल हो जाते थे और ये अनुदान राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन अनुदान प्राप्तकर्ता उस इलाके के और अन्य इलाकों के जमींदारी अधिकारों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न लगातार करते रहते थे। जो जमींदार जिनको अधिकार मिला होता था वो हमें अधिकार मिल जाए। जमींदारी क्या कहलाती है, मुगल कालीन। ठीक है, पढ़े, देखें या छोड़ देते हैं। जमींदारी शब्द फारसी के दो शब्दों जमीन यानी भूमि, दार यानी ग्रहणकर्ता से मिलकर बना है। तो मुगल काल से पहले जमींदार शब्द का उपयोग इलाके के प्रधान के लिए किया जाता था और प्रधान सर्वोच्च संप्रभुता, सर्वोच्चता को स्वीकार करता था और उसके क्षेत्र, अपने क्षेत्र, उसके अधिकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था जब तक कि उसका अधिकार प्राप्त होता था। अकबर के समय में यह पद किसी भी व्यक्ति के उत्पादन से सीधे हिस्से को ग्रहण करके अनुवांशिक दावों के लिए किया जाता था। तो जमींदार शब्द के कई स्थानीय शब्द होते थे। दोआब में खोत और मुद्दम, अवध में सतरही और बिस्वी, राजस्थान में भूमिया आदि होते थे। ठीक है ना। ओके। जिन क्षेत्रों में जमींदार नहीं होते थे उन क्षेत्रों को रैयती यानी किसानों के अधिकार क्षेत्र कहा जाता था। तो उस किसानों की जमीन जमींदारों के हाथ में होती थी, उस पर जमींदार का विशेष तौर पे हाथ होता था, अधिकार होता था, वो जमींदार होते थे, और जिनमें उनका अधिकार नहीं होता था वो रैयती कहलाते थे। ठीक है ना। जमींदार को 3 श्रेणियों में बांटा। प्राथमिक जमींदार जिनके भूमि पर स्वामित्व के कुछ अधिकार होते थे। ठीक है। मध्यस्थ जमींदार जिनके बिचौलिए अधिकार होते थे और स्वायत्त सरदार जिनके अपने क्षेत्र पर स्वायत्त अधिकार होते थे। ठीक है ना। इसे देख लीजिएगा जमींदार के अधिकार कौन कौन से होते हैं। जमींदार की सैन्य शक्ति, नो। मध्यस्थ वर्ग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्व भूमुक्त अनुदानों से आप क्या समझते हैं, जो भी देख ही चुके हैं। ठीक है ना। ओके। कृषक वर्ग कितनी बार देख चुके हैं। संबंधी अधिकार कौन कौन से थे। ठीक है ना। अच्छा, कृषक वर्ग का स्तरीकरण क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कृषक वर्ग का कोई समरूप समुदाय नहीं था। इनका स्तरीकरण संपत्ति और सामाजिक हैसियत में भिन्नता के कारण होता था। बड़े किसानों के पास ज्यादा संसाधन होते थे, उनके पास ज्यादा खेत होते थे और वे अपने खेतों में मजदूरों की भी सहायता लेते थे। ठीक है ना। यानी कृषक वर्ग का स्तरीकरण मतलब कृषक में भी वर्ग का एक स्तर बना हुआ था, 1 स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर, कुछ ज्यादा अमीर किसान, फिर उनसे कम अमीर किसान, फिर उनसे भी ज्यादा गरीब किसान, इस तरह के थे। तो वे गांव के मुखिया के रूप में अन्य किसानों के उत्पादन में हिस्सा ग्रहण करते थे, जिन्हें पटेल कहा जाता था। और यह विभाजन जो था, जिन्हें पटेल कहा जाता था। धनी किसानों को उत्तर भारत में जो है और क्या कहते थे, स्वयं खेती करने वाले किसान खुदकास्ट, और राजस्थान में घरुहल कहा जाता था, महाराष्ट्र में मिरासदार कहते थे। ठीक है। ओके। तो इसका एक प्रमुख कारण चारों तरफ फैली नगदी व्यवस्था में ढूंढा जाता था। ठीक है। चूंकि भारत के अधिकांश हिस्सों में भू राजस्व का भुगतान नगद के रूप में होता था, किसान और खेतिहारों को बाध्य होकर अपनी फसल बाजार में जाकर व्यापारियों को बेचनी पड़ती थी और या फसल कटाई के समय महाजन से उधार लेना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में नगदी फसल उगाने वाले किसान फायदे में रहते थे, क्योंकि वे ऊंचे दामों में अपनी फसल को बेचते थे। परंतु संसाधनों की कमी के कारण जो किसान खाद्य फसलें उगाते थे उनका भाव बाजार में कम होता था और उन्हें कम पैसा मिलता था। तो सभी किसान नगदी फसल खेती नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें लागत ज्यादा आती थी। भाई, नगदी खेती करने के लिए पैसे ज्यादा होने चाहिए थे, इसलिए सभी किसान नहीं कर पाते थे। लेकिन जो नगदी खेती करता था उसको बेचने पर पैसे ज्यादा मिलते थे। ठीक है। अच्छी किस्म का बीज, बेहतर उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं, उर्वरक भूमि की जरूरत पड़ती थी, किसके लिए, नगदी खेती के लिए। तो भू राजस्व की नगद मांग के कारण संपन्न किसान और निर्धन किसान के बीच खाई जो है वो बढ़ती चली गई। संपन्न किसान अपने संसाधनों का उपयोग नगदी फसल उगाने में लगाता था, और जबकि निर्धन किसान के लिए खाद्यान्न फसल उगाना ही महंगा और कष्टदायक हो गया था। तो भू राजस्व मांग की दमनात्मक प्रवृत्ति के कारण भी किसान वर्ग में भेद पैदा हो गया। मुगल कालीन भू राजस्व आता है कृषि के क्षेत्र में, तो यही लिखना होगा, किसान के क्षेत्र में। अमीर और गरीब दोनों प्रकार के किसानों में
से एक ही प्रकार की राजस्व मांग की जाती थी, परंतु वास्तव में गरीब किसानों को अमीरों के पीछे ज्यादा बोझ झेलना पड़ता था। और ग्रामीण संगठन है आम चाल भोजाल की भाषा में ग्रामीण समुदाय ने खुद काश्त किसानों के राजस्व की दर कम करके उस घाटे को और ज्यादा बढ़ा दिया था। तो किसान वर्ग के विभाजन का आधार केवल आर्थिक ही नहीं था, गांव के स्थायी निवासी जो थे वो भी मेन कारण हुआ करते थे, क्योंकि उनमें भेद हुआ करता था। ठीक है, भारत के गांव में किसानों के भी नीचे सामाजिक दृष्टि से भिन्न थी। श्रमिक वर्ग था, कृषक जात के अनुपात में उनकी संख्या का अनुमान लगाना यहाँ पे थोड़ा असंभव हो सकता है। ठीक है ना, चर्मकार, थोरी, धानक आदि कहे जाते थे, और वो किसानों और जमींदारों की सस्ती दरों पर मजदूरी करते थे। बुवाई और कटाई के समय किसानों और जमींदारों को खेतों में काम करते थे, इसलिए उन्हें दबाकर रखना उनकी दोनों के हित में था, किसान और जमींदार दोनों के लिए। तो एक और वर्ग था, एक अमीर वर्ग हो गया, एक निर्धन वर्ग हो गया किसान में, दूसरा वर्ग क्या हो गया, श्रमिक वर्ग हो गया। तो 3 वर्ग हमने यहाँ पे किसान में देखे। ठीक है ना, तो यदि मुगल कालीन कृषि व्यवस्था आती है, राजस्व व्यवस्था आती है, तो आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, किसान की विभिन्न श्रेणियां 3 श्रेणियां हैं, अमीर और मध्यम वर्ग, अमीर किसान, मध्यम किसान और तीसरा श्रमिक वर्ग हो जाता है। ठीक है ना, ओके, सारांश आ गया। तो यूनिट भी हमारी यहाँ पे खत्म हो चुकी है, फिनिश्ड हो गई है। ठीक है ना, राइट। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। हमारे ग्रुप से जुड़ जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप के, क्योंकि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, तो वहां से जैसे ही आप क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे, टेलीग्राम व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। ओके, राइट। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं और साथ में व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आंतरिक व्यापार लेंगे, देखते हैं अगर इंपॉर्टेंट हुआ तो, नहीं हम दूसरी यूनिट लेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है ना, चलिए फिर टेक केयर, बाय।